हेलो बच्चों, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 5। पहले 4 लेक्चर में हमने चैप्टर का बेसिक्स भी देखा, फिर सॉल्यूशन पार्ट भी देखा और उसके बाद में कॉलिगेटिव शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। और कॉलिगेटिव में हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी तक? वेपर प्रेशर का लोवरिंग। ठीक है, मैंने आपको बोला था वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी डेरिवेशन देखा था। एक छोटा सा पॉइंट जो उस लेक्चर में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे वो अभी डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा फॉर्मूला था डेल्टा पी मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने आपको बोला था P मतलब प्रेशर, 1 मतलब सॉल्वेंट और रेज टू 0 को हम 0 भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं। इस नॉट का मतलब है प्योर। जब जब कहीं पे भी नॉट आ जाए मतलब प्योर, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 1 मतलब सॉल्वेंट। तो डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला था, इसका आरएचएस था x2। ठीक है, अब x2 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मतलब सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में सीखा हुआ है, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? N2 अपॉन N1 प्लस N2 है ना, नंबर ऑफ मोल्स जिसका नाम है x2 है तो उसी का नंबर ऑफ मोल्स N2। अगर x1 होता तो N1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। नेक्स्ट, अभी सिंस वी आर having डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जिसमें सोल्यूट बहुत कम होता है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है। सिंस वी आर हैविंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, therefore n1 is much greater than n2। therefore what we can consider, डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ therefore n1 plus n2 जो डिनोमिनेटर में दिया है कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज n1। ये इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत इजी डेरिवेशन है, 2-3 ही स्टेप्स हैं, पर ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 दिया है उसके बदले क्या लिखेंगे? n1, सिर्फ डिनोमिनेटर में। यहां पे इसका वैल्यू कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। फिर डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को कुछ नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में सिर्फ n1 बचा है। ठीक है, और हमको पता है n2 मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और फिर दोनों होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 तो वहीं रहेगा, M1 ऊपर जाएगा, W1 तो वहीं रहेगा, M2 नीचे आएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। किसका है ये फॉर्मूला? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और अगर आपको इसमें से भी सिर्फ डेल्टा पी चाहिए तो भी निकाल सकते हो। मेन डेरिवेशन यही था, डेल्टा पी चाहिए तो इसको उधर भेज दो। क्या मिलेगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट W1 M1। नहीं, यहाँ पे W क्या आएगा? W2। बहुत ध्यान से आपको देखना है, मैंने गलती कर दिया, सॉरी। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, लिख लीजिए बच्चों। लेक्चर नंबर 5 की यहाँ से शुरुआत हुई है, पर वेपर प्रेशर कंसेप्ट का यहाँ पे एंड हो गया। इतना ही है वेपर प्रेशर कंसेप्ट। इस पे आगे आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। आगे आगे मेरा ऐसा प्लान है कि लास्ट लेक्चर में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। लास्ट एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, पर आगे के लेक्चर्स में करेंगे, लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, लिख के हो गया? आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंपेयर करके बताया था, अगर मेरे पास 1 लीटर प्योर वाटर हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें अगर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूं तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और नमक डाल दूं और बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा नमक डालूंगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि नमक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, फटाक से वेपर। इस इशारे का क्या मतलब है, लिक्विड से वेपर, फटाक से वेपर नहीं बनाता, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, नमक बहुत लेट बॉईल होता है, इसलिए वो नमक हो गया नॉन वोलेटाइल, पानी है वोलेटाइल। और पॉइंट क्या है, जब एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को, सोल्यूट को आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो तो खुद तो वेपर नहीं बनाएगा और उस पानी का भी वेपर नहीं बनने देगा। समझ गए? आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 2 पॉइंट एक साथ में सीखेंगे। पहला है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। याद है मैंने कॉलिगेटिव वाले फर्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बताया था ये चीज कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है। ओके, अभी बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर, और टीबी नॉट। ये क्या है? टीबी नॉट मतलब क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। यहां 1 नहीं लिखा है पर फिर भी प्योर लिखा है, मतलब वो सॉल्वेंट का ही बात है। और टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या आएगा फिर? टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे टीएफ नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। थोड़ा छोटा लिखना चाहिए। डेल्टा टीबी मतलब क्या है? चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे चेंज क्या होगा बच्चों? एलिवेशन, मतलब इंक्रीज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हियर change in freezing point, that is depression in the freezing point, is directly proportional to the molality of the solution। ठीक है। अभी जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी खोलता हूं क्या होगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एम, बराबर है। यहां भी प्रोपोर्शनैलिटी खोलता हूं, क्या होगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के इंटू एम। ठीक है। अब यहां भी के है, यहां भी के है, कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसका के है, बॉइलिंग टेम्परेचर का कांस्टेंट है या फ्रीजिंग टेम्परेचर का। इसलिए बॉइलिंग ही इसका सिंबल लिखेंगे के बी, यहाँ पे फ्रीजिंग ही इसका सिंबल लिखेंगे के एफ। ठीक है। एंड व्हाट इज के एफ हियर? देखो बच्चों, मोलैलिटी और फ्रीजिंग टेम्परेचर के डिप्रेशन में रिलेशन है, बराबर है, और उसमें आया हुआ कांस्टेंट है। नाम 2-3 होते हैं हर चीज के, आपको पता ही है। केएफ का मीनिंग क्या हो सकता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये एक नाम जो कॉमन फॉर ऑल कंसेप्ट्स होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, जहां भी कांस्टेंट आता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द मोलैलिटी, तो नाम होगा मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो उसका क्या होगा बता दो, इसका क्या होगा? यहाँ पे मोलैलिटी और डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल है, यहाँ डेल्टा टी एफ था मोलैलिटी के साथ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे नाम क्या होगा? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट।
समझ गए? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ये एक चीज हो गई। और दूसरा नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? और एक नाम होगा इसका क्रायोजेनिक कांस्टेंट। क्रायोजेनिक कांस्टेंट, क्रायो शब्द का क्या अर्थ है? लो टेम्परेचर, और यहाँ पे फ्रीजिंग का बात चालू है, मतलब लो टेम्परेचर का बात चालू है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? समझ गए पक्का? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोजेनिक कांस्टेंट बोलोगे तो भी चलेगा, लिख लो। यहाँ पे नाम नहीं दिया क्या हमने? यहाँ पे मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर और एक है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक क्यों बोला पता है बच्चों? जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत एक्यूरेट बताता है आजकल, 98.6, 99.2, उससे भी एक्यूरेट अगर चेंजेस बता रहा है टेम्परेचर में, वो एब्यूलियोस्कोप बताएगा। और क्यों हम लोग वो यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टीबी का बात है। छोटा छोटा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जितना मैंने नमक ऐड किया, थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ जाएगा। समझ गए? तो वो थोड़ा थोड़ा एकदम माइन्यूट चेंजेस जो टेम्परेचर में चेक करता है, उस थर्मामीटर को एब्यूलियोस्कोप बोलते हैं, इसलिए नाम है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, लिख लो। और इसके नीचे जगह छोड़ना है, इसके भी नीचे जगह छोड़ना है, अभी और लिखना बाकी है। डन? चलो आगे चलते हैं। कहाँ से कंटिन्यू करना है वो मैं अभी दिखाऊंगा, आपको पता पड़ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और एक थोड़ा सा रफ वर्क जैसा चीज का बात करेंगे। पहले रफ वर्क कर लेता हूँ, फिर बाद में आप बताना उसका। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। एम इज मोलैलिटी, थोड़ा एम बड़ा लिख दूंगा, पहले बहुत छोटा लिख दिया था, अभी बहुत, पहले बहुत बड़ा लिख दिया था, अभी बहुत छोटा लिख दिया। मोलैलिटी हमको याद ही है, मोलैरिटी, मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के टर्म्स हैं। टीबी और टीबी नॉट, टीबी नॉट अगर मैं पानी के लिए बात करूं तो डेल टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर मैं उसमें एक पिंच नमक डालता हूं, एक चिमटी नमक डाल देता हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट समझो 101 डिग्री हो गया। तो हमको एक ही बात याद रखनी है, ये डेल्टा टीबी शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मेरे को बताओ किसमें से क्या माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट पॉजिटिव आएगा कि टीबी नॉट माइनस टीबी पॉजिटिव आएगा? सोच के देखो, ये आपको वैल्यू तो पता ही है ना, एलिवेशन होगा ना, इंक्रीज होगा ना बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट रेस टू 0 है, उसका 100 डिग्री, नमक डाल दिया एक चिमटी, एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, 101 हो गया। तो अभी किसमें से क्या माइनस करोगे तो डेल्टा टीबी पॉजिटिव आएगा? 101 में से 100 माइनस किया तो पॉजिटिव आएगा, और वो 101 में से 100 ये है ना, क्या बोलते हो, तो ये वाला नहीं होगा। तो डेल्टा टीबी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? डेल्टा टीबी मतलब एलएचएस क्या बनेगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के साथ क्यों लिया, ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े। टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, और एक स्टेप कर देते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू, अच्छा ये तो सिर्फ मेरे को ये दिखाना था कि टीबी माइनस टीबी नॉट, अभी मैं डेल्टा टीबी लिखूंगा डायरेक्ट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N2 अपॉन W1, सही है। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट मेजर्ड इन केजीज। ठीक है, आगे चलते हैं, एक लास्ट स्टेप बना लेते हैं। जैसे हमने याद है क्या डेल्टा पी का भी बनाया था, सारे वैल्यूज ओपन कर दिए थे। यहाँ पे क्या होगा, के बी N2 मतलब क्या रहे बच्चों, W2 अपॉन M2 द होल अपॉन W1, ऐसा है। ये M2 को नीचे भेज दो, क्या बनेगा, W2 अपॉन M2 W1। दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया। यहाँ भी ये करके देखेंगे, क्या फॉर्मूला था अपना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, नहीं टीबी नहीं, क्या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, बराबर है। और इसके लिए भी रफ वर्क वाला एग्जांपल लेंगे। टीएफ एक चीज है, टीएफ नॉट एक चीज है। ये रफ वर्क क्यों करता हूं, आपको समझ में आ गया, ताकि आपको ये वैल्यूज याद ना करनी पड़े, ये पहले की ये पहले, आपको सिर्फ सॉल्व करके आइडिया आ जाए, बेसिक्स क्लियर हो जाए, इसलिए ये रफ वर्क वाला बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें थोड़ा नमक डाल दिए, समझो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -0.1 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन मतलब 0 से कम होगा ना। अब ये दोनों में ऐसा क्या करेंगे, कैसा डिफरेंस लेंगे, डेल्टा का मतलब डिफरेंस है, पर कैसा लेंगे, टीएफ माइनस टीएफ नॉट लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कि टीएफ नॉट माइनस टीएफ लेंगे तो पॉजिटिव आएगी। 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला वैल्यू लेंगे, क्या बोलते हो, इसमें से माइनस करोगे डेल्टा टीएफ क्या आएगा, -0.1 -0 मतलब -0.1 डिग्री सेल्सियस। 0 माइनस ऑफ माइनस करोगे तो प्लस आएगा, मतलब ये वाला सही है। समझ गए, वही लिख देता हूं यहाँ पे, समझे क्या, देखो टीएफ नॉट माइनस टीएफ किया तो क्या होगा, 0 माइनस ऑफ -0.1 डिग्री सेल्सियस। एक स्टेप के लिए सिर्फ यहाँ पे हम लोग वो चीज लिखते हैं, फिर आगे वापस डेल्टा टीएफ से ही सॉल्व करते हैं। आपको पता ही अभी इधर किया ही था ना। अब आपको देख के एक बात क्लियर हो रही होगी कि अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट का देखो डेल्टा वाला और बॉइलिंग पॉइंट का देखो डेल्टा वाला, तो ये टीबी माइनस टीबी नॉट है, मतलब प्योर वाला बाद में और यहाँ पे प्योर वाला पहले। तो कैसे याद रखेंगे, याद ही मत रखो, सिंपल एग्जाम्पल ले लो, समझ गए। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, अभी ऐसे ही डेल्टा टीएफ वाला स्टाइल जाएंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटू अपॉन W1। यहाँ पे एक काम करो बच्चों, W1 इन केजी लिख दो, यहाँ भी W1 इन केजी लिख दो, ताकि थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया हम लोग, कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। क्योंकि बाकी तो W जो लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं, यहाँ पे तो केजी में लेना कंपलसरी होता है, आपको तो पता ही है ना। अभी ये N2 को खोलोगे क्या मिलेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो फॉर्मूला मिल गए क्या, दोनों लिख लो। मैं जानबूझ के दोनों चीजें एक साथ में पढ़ाया आपको, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो सके, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके, इसलिए लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख के हो चुका है ऐसा कंसीडर करता हूँ। इसके दो सुंदर सुंदर ग्राफ हैं, एक इसका एक इसका। सबसे पहली बात हमने स्कूल लाइफ में सीखा था, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड जस्ट गैस में कन्वर्ट होता है, पर ये सही नहीं है। सही नहीं है मतलब वो उस एज के हिसाब से सही था, आपके स्कूल में जो एज थी आपकी, आईक्यू लेवल जो था उसके हिसाब से सही था। अभी आपका आईक्यू लेवल बढ़ गया, आप होशियार हो गए हो,
तो और डेप्थ में जाने का समय आ गया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बात सोच के देखो, सिर्फ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना अगर बॉइलिंग होता तो क्या नदी और समुद्र का पानी बॉइल होके क्लाउड्स बनते हैं? नहीं, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन मतलब, मैं इस चीज को, मतलब टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, मैं मेरे समझने के लिए कैसे समझता था पता है, मेरे स्कूल कॉलेज लाइफ में, एनवायरमेंटल वेपराइजेशन, मतलब जो अपने आप होता है, एनवायरमेंटल वेपराइजेशन, इवेपोरेशन अपने आप होना। और बॉइलिंग क्या होता है, जो हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा हीट देके, मतलब जब जब नदी समुद्र से पानी उड़ के भाप निकल के वाष्प निघून जेव्हा क्लाउड्स बनवतो तेव्हा इट इज इवेपोरेशन। और जब हम लोग उसको बहुत हीट करते हैं 100 डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता है। तो मेन डिफरेंस क्या है, ये तो हो गया नेचुरली और या आर्टिफिशियली हमने करना, ठीक है, पर मेन टेक्निकल डिफरेंस क्या बताए? इवेपोरेशन में समझो मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है, 1000 में से इवेपोरेशन में शायद 20 मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहे होंगे, 50 बना रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा बस। पर बॉइलिंग में जितने भी हैं वो सारे बनाएंगे, मतलब इवेपोरेशन उनका होता है उन 1000 मॉलिक्यूल्स में भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, कुछ लूजली बॉन्डेड होते हैं, थोड़ा सा हीट करते हुए उड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से वेपर बनना सही बात है, लिक्विड से गैस बनना सही बात है, पर किसके लिए? उन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड है, मतलब 20 डिग्री पे भी वेपर बन रहे होंगे, 30 पे भी बनेंगे, 40 पे भी बनेंगे। हाँ, ये बात सही है कि 20 के कंपैरिजन में 40 पे ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर बना रहे होंगे, पर बॉइलिंग मतलब ज्यादा बना रहे होंगे, 20 वाले 20 डिग्री सेल्सियस पे जितने बनाएंगे उससे ज्यादा 40 पे बनाएंगे, पर सारे के सारे नहीं बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हमको पता है और 40 डिग्री पे सारे 1000 के 1000 मॉलिक्यूल वेपर बना दिए, ऐसा नहीं होगा। समझ गए? जब सारे के सारे वेपर बनाएंगे उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वैसा ही है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन जाने का प्रोसेस यानी फ्रीजिंग। तो हम क्या सोचते थे, फ्रीजिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जब कोई भी लिक्विड सॉलिड बन जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स यहां भी होंगे मस्ती वाले, जैसे यहां पे थे 1000 में से 20 ऐसे थे जो 20-25 डिग्री पे भी वेपर बना देते। अरे भाई, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो 25 डिग्री पे ही वेपर बना देता है। यहां भी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, पर कुछ ऐसे वेपर्स होंगे, कुछ ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी वेपर गलती से बोला, कुछ ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जो बहुत फटाक से फ्रीज हो जाएंगे। मतलब 1000 में से 20, 30, 50 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो 0 डिग्री आने की राह नहीं देख रहे। टेम्परेचर 20 डिग्री था, मैं 19 किया, 18 किया, 17 किया, कम 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 करते जा रहा हूं, 2 या 3 डिग्री पे भी कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड बना लेंगे। मतलब क्या, आप उनको फ्रीजिंग, उस 2 या 3 डिग्री को फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल सकते। फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलोगे? जब सारे मॉलिक्यूल्स सॉलिड बन जाए उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट, ये हो गया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब इसको टेक्निकल शब्द देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लिक्विड जब गैस हो जाता है तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब गैस बन गए तो बॉइलिंग, कुछ मॉलिक्यूल्स हुए तो इवेपोरेशन। 1000 में से 20, 30, 50 अगर वेपर बना रहे हैं तो इवेपोरेशन। सारे के सारे, ऐसा कोई वाटर मॉलिक्यूल अगर नहीं है जो लिक्विड से गैस या लिक्विड से वेपर नहीं बना, सारे के सारे एक साथ में बन रहे हैं तो बोलेंगे बॉइलिंग। यहां तक आप लोग क्लियर है? अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। लिक्विड से गैस बनना इज बॉइलिंग, इसमें कोई डाउट नहीं, पर लिक्विड गैस बन के किधर जा रहे हैं? हवा में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। तो हम जहां जाते हैं वैसे तैयार होके जाते हैं। हम अगर पार्टी में जा रहे हैं तो बाल खड़े, अभी मेरे तो बाल छोटे हैं, बाल खड़े करके सेट वेट लगा के एकदम डैशिंग कपड़े पहन के जाते हैं। शादी में जा रहे हैं तो शादी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। लेक्चर में जा रहे हैं तो लेक्चर के हिसाब से पहनते हैं, है कि नहीं?
कोई गुजर गया, किसी के मैयत में जा रहे हैं तो वैसे कपड़े पहनते हैं, वहां पे बाल बाल खड़े करके सेट वेट लगा के थोड़ी ना जाते हैं, यो मेला वही ऐसे करते हुए नहीं जाते हैं। बात क्या है, हम जहां जाते हैं वैसे तैयार होकर जाते हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी वही करते हैं। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेयर में जाता है, यहाँ नया डेफिनेशन बता रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का, मैंने शायद 11th में सिखाया भी हो ये चीज। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसके जैसा बन के जाता है। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग बात कर रहा हूँ। 10th तक हमने क्या सीखा, जब लिक्विड से गैस बन जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, पर 11th 12th में थोड़ा कंसेप्ट अलग है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा और ज्यादा क्लियर है, डिटेल्ड है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ the liquid getting converted to gas, the pressure of the gas becomes equal to the atmospheric pressure। मतलब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है और उस गैस का प्रेशर हवा के प्रेशर जैसा हो जाए, मतलब जहां जा रहा है लिक्विड, एक बर्तन में है, हीट करते रहे उससे वेपर बन के हवा में जा रहे, जब वो लिक्विड से गैस बनेगा उस गैस का प्रेशर हवा के इक्वल हो जाए तो बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग 100 डिग्री बोलते हैं ना दिन रात, वो 100 डिग्री हवा के प्रेशर चेंज होने पे चेंज हो जाएगा। समझ गए? हवा का प्रेशर अगर चेंज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा बच्चों। और यहाँ भी यही चीज लागू होती है, एप्लीकेबल होती है कि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो होगा। सोच के देखो ना यार, सॉलिड में से कौन सा वेपर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, इसीलिए सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो होगा। तो लिक्विड जब सॉलिड बना रहा होगा ऐसा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, उसके जैसा बन जाना। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है जनरली, हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं हवा का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बोला, एग्जैक्टली नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं 0.5 कर दूंगा तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब आप जितने ऊंचे पहाड़ों पे जाओगे, हिमालय वगैरह पे जाओगे, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं होगा, उससे कम पे ही बॉइल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। जितनी ऊंचाई पे जाओगे हवा कम है, तो हवा कम है तो हवा का प्रेशर कम है, हवा का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम आएगा। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट, यहाँ क्या बोल रहा था मैं? लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बनते हुए सॉलिड का वेपर प्रेशर जनरली जीरो होगा, तो लिक्विड से सॉलिड बनना ऐसा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, that temperature is called as the freezing point of that particular liquid getting converted into a solid। ठीक है, अभी दो मस्त से ग्राफ देख लेते हैं। एक बात बताओ यार, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें मैं अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? देखो, हाँ क्या बोल रहा हूं, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहां लिखता हूं, TB नॉट इज 100 डिग्री सेल्सियस, सही, प्योर वाटर का। उसमें मैंने नमक डाल दिया विच इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो 101 हो गया। मतलब नमक डाल देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। थोड़ा और नमक डालूंगा 102 हो जाएगा, और ज्यादा डालूंगा 105 हो जाएगा, जो भी जितना नमक डालना है उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद है? बोला था जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, अभी देखो वापस बता रहा हूं, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। क्यों? सोचना, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उससे वेपर बनना उतना डिफिकल्ट है। बॉइलिंग पॉइंट 100 से 101 हो गया तो वेपर कम बनेंगे ना, और कम बनेंगे तो वेपर की संख्या कम है तो वेपर का प्रेशर कम होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर मैं ग्राफ निकालूं, ग्राफ बनाऊं, तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे होगा, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है,
ऑफ कोर्स यार, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नए वेपर ज्यादा आएंगे ना, और नए वेपर ज्यादा आएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का। पर अगर मैं उसमें नमक डाल दूंगा, नमक डालने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ग्राफ मिलेगा ऐसा। ये होगा सॉल्यूशन का। कब की बात है बच्चों ये, जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहा हूं तब की। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे खींचो, इसको यहाँ पे खींचो, ये ऊपर वाले को ही कंपेयर कर लो, चलो ऊपर वाले को। इसका वैल्यू अगर 100 वेपर प्रेशर का, तो इसका कितना होगा, 100 से कम होगा ना, 80-90 कुछ होगा ना, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा ना। किस वजह से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से। प्योर सॉल्वेंट टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे फटाफट वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, ठीक है। उसी सॉल्वेंट में अगर आपने नमक डाल दिया तो बन गया सॉल्यूशन, पर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतने फास्ट वेपर नहीं बनाएगा। ये अगर 100 बना रहा था इसका वेपर प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर पे, तो ये उतना नहीं बनाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं। ये ग्राफ किसका है, अच्छा ये ग्राफ आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ बताने के लिए है, ये सिर्फ सिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट वाले का है। अभी फ्रीजिंग पॉइंट वाले का देख लेते हैं। अच्छा, आपने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा एक कंसेप्ट सीखा है क्या। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब ऐसा टेम्परेचर जब वाटर का लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों एक साथ में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग लेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे लेंगे वेपर प्रेशर। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चीजें तो सेम है, पर ग्राफ अलग अलग चीजों का है। अगर मैं एक सॉल्वेंट ले लिया जो कि सॉलिड है, प्योर सॉल्वेंट, तो उसका ऐसा ग्राफ आएगा। ये किस चीज का ग्राफ है बच्चों, सॉलिड सॉल्वेंट का, ठीक है। एक सेकेंड रुको, हम लोग पहले लिक्विड की बात कर रहे हैं फिर सॉलिड पे आ जाएंगे। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये कौन है, सॉल्वेंट। इसके जैसा ग्राफ है, सिर्फ इसको जूम आउट करके दिखाया है, ऐसा सोच लो, ठीक है। यही ग्राफ है ना, देखो सॉल्वेंट वाला ऐसे बढ़ते हुए दिख रहा है, और अगर मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है, ये और ये ग्राफ अब तक तो सेम है, देखो ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट सोल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब मेन मुद्दा क्या है, जब मैं, ये टेम्परेचर है ना प्योर सॉल्वेंट का, यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ। अब इसको मैं ठंडा करूंगा, ठंडा क्यों कर रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट सीख रहे हैं भाई, तो ठंडा ही करेंगे, और जब ठंडा करेंगे तो बनेगा सॉलिड। ये है सॉलिड का ग्राफ, और ये जो पोजीशन है ना, ये जहाँ पे, और यहाँ ये भी मैच होगा, जहाँ पे तीनों मिल जाएंगे उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपने जब भी कभी फ्रिज से आइस निकाला होगा, आइस ट्रे निकाला होगा, आइस को हाथ लगाते हैं तो उंगलियां भीग जाती हैं, मतलब लिक्विड, और आइस से वेपर निकल रहा होता है और वो आइस खुद सॉलिड होता है। ट्रिपल पॉइंट हुआ कि नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस एक साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। अभी इन दो ग्राफ्स को ना हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको वेपर प्रेशर का डिफरेंस बता दिया। अब मैं इसको नीचे ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे ड्रॉ करूंगा, कर लिया। व्हाट इज दिस वैल्यू, ये ग्राफ सॉल्वेंट का है तो ये क्या है, टीबी नॉट, टीबी नॉट। ये ग्राफ सॉल्यूशन का है तो इसको जब मैं बैक एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या मिला मेरे को, टीबी। अब ये अगर ओरिजिन है 0,0, तो यहां से देखते जाइए किसका वैल्यू बड़ा है, सिंपल, टीबी नॉट का वैल्यू और टीबी का वैल्यू बड़ा इसका ही है ना, टीबी का ही। समझ में आ रहा है, टीबी इज 101, टीबी नॉट इज 100। डिफरेंस समझ गए, कंपैरिजन समझ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको नीचे बैक एक्सटेंड करोगे, ये जहां पे मिल रहा है उसको अगर आपने नीचे एक्सटेंड कर दिया, जहां पे ये दोनों ग्राफ्स मिल रहे हैं, इसको भी थोड़ा आगे ले लो यार, इसको भी थोड़ा आगे ले लो, सिर्फ ये ग्राफ को एक्सटेंड किया है। एक सेकेंड, हमने ब्लू से बनाया ना, देखो ये क्या है,
प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है पर लिक्विड स्टेट में, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है लिक्विड स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में ग्राफ है। जहां ये दोनों मीट हो रहे हैं, कौन दोनों, सॉल्वेंट लिक्विड वाला इस सॉलिड सॉल्वेंट से मीट हो रहा है, तो नीचे टेम्परेचर आया, इसको मैं बोल दिया TF नॉट। क्यों TF नॉट, क्योंकि सॉल्वेंट का है। और ये सॉल्यूशन वाला जहां मीट हो रहा है, इसको मैं बोल दिया TF। अब बता दो कौन सा वैल्यू बड़ा है। जैसे यहाँ पे TB नॉट और TB में ये बड़ा था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बड़ी वैल्यू है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट ये 0 है ना, ये ओरिजिन है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये बड़ी वैल्यू है, यही तो बोला। TF नॉट मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पानी का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बाद में उसमें नमक डाल दिए तो सोचो -0.1 डिग्री सेल्सियस। तो कौन बड़ा है, यही बड़ा हुआ ना, देख लो। और ये छोटा हुआ, समझ गए कौन बड़ा कौन छोटा ग्राफ के मदद से। बाकी का हम लोग जो डिटेल्स हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख ली, डेरिवेशन सीख ली है। एक और चीज़ जाते जाते क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लो, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में ड्रॉ कर लेना। डन, ओके। हमने यहाँ पे ये देख लिया कि TB क्या होता है, TB नॉट क्या होता है, डेल्टा TB क्या होता है, KB क्या होता है, M क्या होता है, मोलैलिटी, ये सब चीजें हमने देख ली। सिर्फ एक चीज देखना बाकी है, और वो है KF और KB का यूनिट्स। उसके पहले एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और वो 100 डिग्री को मैं 373 केल्विन भी लिख सकता हूँ, बराबर, सही। और TB मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत ऐड किया, 102 हो गया, तो 375 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। ये दोनों का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर तो अलग अलग है, 100 डिग्री और 373, 102 डिग्री 375, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस, सही है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 केल्विन। मतलब जब आप वैल्यूज डिग्री और केल्विन में लिखते हो तो वैल्यू अलग अलग आती है, पर जब आप डिफरेंसेस लिखते हो तो भले ही डिफरेंस आप डिग्री सेल्सियस के हिसाब से निकालो तो भी वैल्यू 2 आएगी, और केल्विन के हिसाब से निकालो तो भी वैल्यू 2 आएगी, ये बताना चाहता हूं। तो डेल्टा TB और डेल्टा TF, डेल्टा है ना, डिफरेंस है ना, चेंज है ना, वो भले ही आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया हो या केल्विन में लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको फाइनली वैल्यू सेम ही मिलने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, बराबर है। देयरफॉर KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन M, ओके। डेल्टा TB का वैल्यू क्या हो सकता है, दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन। मैंने आपको बोल दिया डिफरेंस निकालते हुए वैल्यू सेम आएगा, यूनिट दो हो सकता है। क्या दो हो सकता है, डेल्टा TB का यूनिट क्या हो सकता है, केल्विन। मोलैलिटी का क्या होगा, मोल पर केजी, बराबर है। ये केजी जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। समझ में आ रहा है क्या। केबी का यूनिट निकालना है, डेल्टा टीबी का यूनिट क्या हो सकता है, तो केल्विन या तो डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने केल्विन लिया, और मोलैलिटी का तो फिक्स है, मोल पर केजी ही होगा, तो मोल पर केजी, केजी को ऊपर ले लो, क्या बनेगा, केल्विन केजी पर मोल। तो डेल्टा टीबी के यूनिट के हिसाब से केबी के दो यूनिट बन रहे हैं, कौन से, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, एक बन गया। दूसरा केल्विन नहीं लिया मैंने, अगर डिग्री सेल्सियस ले लिया तो क्या बनेगा, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। किसका यूनिट से समझ गए क्या, केबी के दो यूनिट्स मैंने बताए। डेल्टा टीबी अगर आप केल्विन में लोगे तो ये मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में लोगे तो ये मिलेगा, बाकी का पार्ट तो सेम है क्योंकि मोलैलिटी का यूनिट चेंज नहीं होने वाला। अब यहां पे देखते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, therefore KF is equal to डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी, ठीक है। क्या होगा, सेम, डेल्टा TF का यूनिट क्या है, या तो केल्विन है या तो डिग्री सेल्सियस है, तो क्या मिलेगा, केल्विन
kg पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। ठीक है, अब दोनों का यूनिट सेम है, kb का भी और kf का भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, यूनिट लिख लो, रब कर रहा हूँ या यहाँ पे बता देता हूँ। वाटर के लिए आपको जनरली सॉल्वेंट वाटर ही होगा बच्चों, जहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है ना, सबका मालिक एक है ना। तो जहाँ पे आपको कोई सॉल्वेंट नहीं देते वहाँ पे आप सॉल्वेंट क्या लेते हो, वाटर लेते हो। और वाटर का केबी वैल्यू, वाटर का केबी वैल्यू इज 0.52, समटाइम्स इट इज रिटन एज 0.53 आल्सो। और यूनिट आपको पता ही है, केल्विन केजी पर मोल बोलो या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। केएफ का वैल्यू फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ये आपको वैल्यूज दिए होते हैं एक्चुअली क्वेश्चन में। हर एक सॉल्वेंट के लिए केबी और केएफ का वैल्यू अलग होता है। जहां जहां वाटर सॉल्वेंट है या तो यूनिट या तो वैल्यू दिया होगा, नहीं दिया होगा तो ये यूज करेंगे। केबी का वैल्यू 0.52 और KF का 1.86। This is given only for water. These two values are only for water. This is KB of water. This is KF of water. अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो पक्का एग्जाम में दिया जाएगा। वाटर का कभी कभी देते हैं, वाटर का कभी कभी नहीं देते हैं वैल्यू, पर कोई और सॉल्वेंट होगा तो कभी ऐसा वो लोग मिस करने नहीं वाले, उसका टेंशन मत लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, लिख लो, बाय। और आगे का रीड करते जाइए, आगे आगे हम लोग और बहुत डिटेल में कंसेप्ट सीखने वाले हैं। बाय बाय।